हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहां पर क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका यहां पर अध्याय पहला है। यहां पर हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहां पर। तो आज के अध्याय में हम लोग पर्यावरण पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अगर हम पर्यावरण शब्द की संधि विच्छेद कर दें तो हमें शब्द प्राप्त होता है परिधन आवरण, अर्थात एक ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, उसको हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो ये बात सही भी है कि पर्यावरण जो है हमें चारों ओर से घेरे हुए है। हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी विद्यमान है वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आता है, चाहे वो प्राकृतिक चीजें हों या फिर मानव निर्मित हों, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है, यानी हम जो हवा से सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो भी हम पर्यावरण से मिल रही है। पीने के लिए जो जल पी रहे हैं या खाने के लिए जो भी भोजन कर रहे हैं या फिर जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, ये सभी चीजें हमें पर्यावरण ही उपलब्ध कराई हैं। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होगा। पर्यावरण के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है एनवायरमेंट, और इस शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और एनवायरोनेर का जो अर्थ है वो होता है पड़ोस। तो पर्यावरण शब्द जो है एनवायरमेंट जो है इससे निकला हुआ शब्द है, यानी फ्रेंच शब्द है एनवायरोनेर, इससे निकला हुआ है। यहाँ पे पर्यावरण की परिभाषा बताई गई है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, यानी इसमें प्राकृतिक परिघटनाएं और जो मानव निर्मित परिघटनाएं ये सभी शामिल हैं। प्राकृतिक में जो प्राकृतिक परिघटनाएं या प्राकृतिक जो वस्तुएं वो सभी आ जाती हैं। जैसे प्रकृति की वस्तुओं की बात करें तो पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, ये सब प्रकृति में आ जाते हैं। और मानव निर्मित की बात करें तो मानव निर्मित में मानव ने जो भी चीजें बनाई हैं, जैसे मकान, अपना घर, कोई बड़ी बिल्डिंग, कार, रेल, कपड़े, किताब, ये सब चीजें मानव निर्मित में आ जाती हैं। देखिए प्राकृतिक जो पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवी का मतलब जो सजीव प्राणी है, तो सजीव प्राणियों के संसार को जीवी कहा जाता है। और सजीव प्राणियों में कौन कौन सजीव माने जाते हैं? एक तो पादप और जंतु या मनुष्य। तो पादप और जो मनुष्य या जंतु हैं ये सजीव हैं, यानी ये जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं और मरते हैं, इसलिए इन्हें सजीव कहा जाता है। अजीवी के अंतर्गत वो रखे गए हैं जो निर्जीव होते हैं, अर्थात जिनमें जान नहीं होती है। तो निर्जीव के अंतर्गत वो सामान आ जाता है जो प्रकृति ने बनाया है या फिर जो मानव के द्वारा निर्मित है, जैसे कार है या फिर कह सकते हैं किताब है, ये क्या है? निर्जीव है। स्थल है, जल है या फिर सूर्य का प्रकाश है, ये भी निर्जीव में ही आते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो है अजीवी और जीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जबकि जो मानवीय पर्यावरण है, मानवीय पर्यावरण में मानव की जो परस्पर क्रियाएं हैं, यानी मानव ने जो परस्पर अपने अंतर संबंधों की अन्योन्य क्रिया करता है, तो उसकी जो भी अन्योन्य क्रियाएं हैं या फिर उनकी जो गतिविधियां हैं या फिर उनके द्वारा जो रचनाएं बनाई गई हैं, वो सब शामिल हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण और जो मानवीय पर्यावरण है दोनों के बारे में बताया गया है, क्योंकि पर्यावरण इन दोनों के मिश्रण से ही मिलकर बनता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण अगर रहेगा तो पृथ्वी पर जीवन भी रहेगा। और हमने कई बार देखा भी होगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम भी चलाई जाती है, क्योंकि जो मानवीय गतिविधियां हैं, मानव के जो क्रियाकलाप हैं, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी तो हमारे मानव जीवन के अस्तित्व को भी संकट क्रिएट होगा। तो हर साल हमारी भारत सरकार जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है, ताकि पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में जागरूकता आए, लोग पर्यावरण को बचाने के लिए सजग हों, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को नष्ट होने से बचा सकें। पर्यावरण के घटक देखिए, यहां पर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं बताए गए हैं। तो देखिए यहां पर 3 प्रकार के घटक यहां पर दिए गए हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। मानव को भी यहां पर इन्होंने एक घटक के रूप में माना है। प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक में आ जाता है जलमंडल, आ जाता है वायुमंडल, आ जाता है स्थल मंडल जिस पर हम निवास कर रहे हैं, और इन तीनों के बीच में जो बनने वाला सजीव मंडल या फिर जैव मंडल आ जाता है। यानी इन तीनों के बीच में जहां पर जीव निवास करते हैं, चाहे जल में जीव निवास कर रहे हो, पृथ्वी पर यानी स्थल पर कर रहे हो, या फिर वायु में सूक्ष्म जीव निवास कर रहे हो, तो ये सभी जैव मंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं मानव में अगर बात करें तो मानव में एक व्यक्ति भी आ जाता है, उसका परिवार आ जाता है, या फिर जिस समुदाय से बिलोंग करता है, जिस धर्म से बिलोंग करता है, या फिर जिसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग, या उसकी जो राजनीतिक स्थिति है, तो उस सभी प्रकार के मानव इसमें मानव में शामिल हैं। मानव निर्मित वस्तुओं में इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक या उसके द्वारा जो भी उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं, ये सभी चीजें यहां पर आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर
प्राकृतिक पर्यावरण की बात करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण जो प्रकृति के तत्व हैं वो मिलकर करते हैं। तो प्रकृति के तत्वों में भूमि है, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी मिलकर जो है प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। और स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये सभी जो है इसके ही अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है, ऊपर वायुमंडल है, और इन तीनों के बीच में जो है वो है जैव मंडल। तो यहां पर बारी बारी से इन तीनों के चारों के बारे में बताया गया है कि जो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत है, इसको स्थल मंडल कहा जाता है। और जो हमारी परपटी है या स्थल मंडल है, ये चट्टानों खनिजों से बना होता है, और मिट्टी की जो पतली परत है इससे ये ढका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्थल मंडल खनिजों, खनिज संसाधनों का भंडार है। यहाँ पे तमाम तरह के खनिज संसाधन मिलते हैं। इसके अलावा ये उपजाऊ मिट्टी भी प्रोवाइड करवाता है, जहां पर हम खेती वगैरह कर सकते हैं। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यानी स्थल मंडल जो है समतल नहीं है, कहीं कहीं पर आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं मैदान है, कहीं घाटियां हैं। यानी जो आपके स्थल मंडल की जो स्थलाकृतियां हैं वो विषम है, एक जैसी नहीं है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा जो महासागर की सतह है वहां पर भी पाई जाती हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था, क्लास 6 में भी बताया था, स्थल मंडल के भी दो पार्ट हैं, एक तो महाद्वीपी पार्ट है और दूसरा जो है महासागर की सतह वाला पार्ट है। तो जो आकृतियां आप देख रहे हैं, चाहे पहाड़ हो, पहाड़ जो आपके हैं, पहाड़ आपके महाद्वीपों पर भी पाए जाते हैं और महासागरों में भी पाए जाते हैं। तो जो स्थलाकृतियां हर जगह पाई जाती हैं, पृथ्वी पर हर जगह विद्यमान है। इसके अलावा जो जल का क्षेत्र है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। और यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। तो जल में भी जीवन है, जैसा कि हम लोग जानते हो, जल के बिना हम बढ़ भी नहीं सकते, ये जल ही जीवन है, ये भी कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की पतली परत फैली हुई है, इसको वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा जो है नाइट्रोजन की है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन की मात्रा है, और फिर 1% में बाद बाकी सभी गैसें शामिल हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी पर वायुमंडल भी नहीं होता, और वायुमंडल नहीं होता और पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। जो हमारा वायुमंडल है, यह सूर्य की झुलसाने वाली जो गर्मी या हानिकारक जो रेडिएशन है, इससे हमारी रक्षा करता है। जैसा कि हमने आपको क्लास 6 में बताया था कि वायुमंडल की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, और ओजोन लेयर जो है हमारी हानिकारक, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे मानव जीवन की रक्षा करती है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। देखिए, अगर वायुमंडल की जो गैसें हैं, अगर उनमें परिवर्तन आ रहा है, वायुमंडल में अगर प्रदूषण की मात्रा फैल रही है, बढ़ रही है, तो हमारी जलवायु में, हमारे मौसम में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मात्रा बढ़ने लगे तो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने लगती है और हमारे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। तो वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है वो बाद बाकी हमारे जो अन्य मंडल हैं उनको भी प्रभावित करता है। पादप और जीव जंतु मिलकर एक अगला मंडल आ गया, जैव मंडल या सजीव संसार। तो पादप और जीव जंतु मिलकर जो है ये जैव मंडल या फिर सजीव संसार या सजीव मंडल का निर्माण करते हैं। और जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल और वायु ये मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, और इन तीनों जगहों पर ही जीवन संभव है। यानी कि जो आपका वायुमंडल है, यहां पर भी कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जलमंडल में भी जीव रहते हैं, इसके अलावा जो आपका स्थल मंडल है यहां पर भी जीव रहते हैं। आगे यहां पर पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात की गई है। देखिए, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहा जाता है, और ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है इसका सबसे पहली बार प्रयोग जो है एजी टांसले के द्वारा 1935 में किया गया था। आगे यहां पर बताया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध है, यह पारितंत्र का निर्माण करता है। यानी जो जीवधारी हैं, जो भी प्रकृति में रहने वाले जीवधारी हैं, इनका आपस में संबंध और अपने आसपास का जो पर्यावरण है, इनके बीच का जो संबंध है, ये पारितंत्र कहलाता है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो पश्चिमी राजस्थान का जो जैसलमेर रीजन है, यहाँ पर वर्षा जो है बहुत कम होती है, या फिर कोई साल वर्षा होती ही नहीं है। तो पूरा का पूरा जो भाग है वो शुष्क रह जाता है, और शुष्क रहने की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं, और यहाँ पर जो जानवर वगैरह पाए जाते हैं, तो यहाँ पर वही जानवर पाए जाते हैं जो कि शुष्क मौसम में खुद को सर्वाइव रख सकती हैं। यानी कि आपको जैसलमेर वगैरह रीजन में आपको ऊंट देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें
जहाँ पर पूरे साल वर्षा होती है, खास करके मेघालय रीजन में, तो वहाँ पर आपको सघन वनस्पतियाँ देखने को मिलेंगी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे। और वहाँ पर रहने वाले जो जानवर होंगे वो भी अलग प्रकार के होंगे, यानी वो जानवर आपके पश्चिमी राजस्थान के जानवरों से अलग होंगे। वहीं पर्वतीय प्रदेशों की बात करें तो पर्वतीय प्रदेशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, वहाँ पर जैसा वनस्पति का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रहने वाले जो जानवर हैं वो भी अलग प्रकार के हैं। तालाब की बात करें तो तालाब में आपको छोटी छोटी मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी, हो सकता है कुछ मीडियम साइज की मछलियाँ भी हों। अगर आप कहें कि तालाब में ब्लू व्हेल मछली हो सकती है तो पॉसिबल नहीं है, ब्लू व्हेल मछली तो केवल और केवल समुद्र में पाई जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हर जगह जैसा वहाँ का पर्यावरण है वैसे ही वहाँ के जीव भी हैं। तो पर्यावरण और वहाँ के जो जीव हैं ये आपस में मिलकर एक पारतंत्र का निर्माण कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि रेगिस्तान में ऊंट पाए जा सकते हैं, ऊंट सदाबहार वनों में नहीं पाए जाएंगे, ठीक वैसे ही सदाबहार वनों के रहने वाले जो जानवर हैं वो रेगिस्तान में नहीं पाए जा सकते हैं। तो आपस में जो ये जो जीव जो हैं आपस में अपने आसपास के पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे करके एक पारतंत्र का निर्माण कर रहे हैं। और हर पारतंत्र जो है एक दूसरे पारतंत्र से अलग प्रकार का है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिनमें निवास करते हैं। ये सब जो है ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध हैं। देखिए बताया गया कि जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें समस्त जो जीवधारी हैं एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और जो रासायनिक कारक हैं उनके साथ क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं। और ये सभी जो जीवधारी हैं ये ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा संबद्ध है, यानी इनके बीच में ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण होता है, इससे ये जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं या फिर मानव जो है अपने आसपास के पर्यावरण पर डिपेंड है। जैसा आसपास का पर्यावरण होगा ठीक वैसे ही यहाँ के जीव जंतुओं में और यहाँ के जो मानवों की जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी आपको वही परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी प्राय एक दूसरे पर ये लोग आश्रित होते हैं। जैसे अधिक वर्षा वाले जो वन है वहां पर रहने वाले जो जीवधारी अलग प्रकार के होंगे, घास स्थलों पर जो घास चरने वाले जानवर हैं उनकी प्रबलता दिखाई देगी। रेगिस्तान में आपको रेगिस्तानी जो जानवर हैं जो कि शुष्क मौसम में रहने वाले जानवर वो दिखाई देंगे। पर्वतों में जो पर्वतीय जलवायु के अनुकूल जानवर वो दिखाई देंगे। झील, नदी, महासागर या छोटे से ताल, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई देंगे। तो ये सभी जो है एक अलग प्रकार का पारितंत्र निर्माण कर रहे हैं। यानी कि घास स्थल का एक अपना पारितंत्र है, प्राय उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एक अपना अलग पारितंत्र है, रेगिस्तान का एक अपना एक पारितंत्र है, पर्वत का एक अपना पारितंत्र है, छोटी नदी या फिर एक झील का अपना एक पारितंत्र है, तालाब का अपना पारितंत्र और समुद्र का एक अपना पारितंत्र है। अब आगे यहाँ पर मानवीय पर्यावरण के बारे में बात की गई है, यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानव जो है अपने पर्यावरण के साथ भी पारस्परिक अंतरक्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है। जैसे यहाँ पर प्रारंभिक मानव के बारे में बात की गई है। प्रारंभिक मतलब जो प्रागैतिहासिक काल का मानव है, तो वह मानव जो है स्वयं को प्रकृति के अनुरूप उसने अपने आप को बना लिया था। शुरुआत में जो मानव कैसा था, शुरुआत में मानव बिल्कुल पशुओं के समान था। जैसे पशुओं में नीड होती है, केवल भोजन की नीड होती है, उन्हें और कुछ करना नहीं हो रहता है। तो शुरुआती जो मानव था ठीक वैसा ही मानव था, उसे भी अपना केवल पेट भरना था, उसे कोई ज्यादा मतलब नहीं था। यानी उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मानव का विकास होता गया है उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगी हैं। अब मानव जो है पहले जो है मानव जो है पशुओं के समान केवल भोजन पर निर्भर रहता था। समय के साथ साथ उसमें जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता गया उसने कुछ कुछ पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया है। जब पशुओं को पालतू बना लिया है तो अब उन्हें मजबूरी है उनकी एक स्थान पर टिककर रहना पड़ेगा, तो उन्होंने अब फसलों को उगाना भी स्टार्ट कर दिया है, पशुओं को पालना भी स्टार्ट कर दिया है और ऐसे करके स्थायी जीवन जीना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। पहिए का आविष्कार किया है और आवश्यकता से अधिक अन्न भी उपजाया गया है। जब आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया है तो फिर क्या हुआ है, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ है। वस्तु विनिमय पद्धति ऐसी पद्धति होती है जहां पर किसी सामान के बदले दूसरे सामान को लाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 लीटर दूध है, उसके बदले वो 1 किलोग्राम गेहूं ले आए या 1 किलोग्राम चावल ले आए, इसकी अदला बदली कर ले, तो ये जो पद्धति होती है इसको वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की मुद्रा का चलन नहीं होता है। तो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय पद्धति चलन में रहती थी। लोग जो है अपने सामान के बदले सामान लेकर आते थे। तो उसी तरह से यहाँ बताया गया कि जैसे जैसे मानव में विकास होता गया है, मानव ने पहिए का आविष्कार किया है, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया है। जब आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया है तो उसने कुछ अन्य प्रकार के सामान को भी अदला बदली की है और ऐसे करके उसने वस्तु विनिमय पद्धति का विकास किया है। फिर बाद के समय में व्यापार आरंभ हुआ है और फिर वाणिज्य का विकास हुआ है। फिर आते आते यहाँ पर 18वीं सदी के मध्य में आपको जैसा कि पता ही है कि ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग हुई है। तो जब औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग हुई है तो फिर बड़े पैमाने पर उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। बड़े पैमाने पर जब उत्पादन प्रारंभ हुआ है तो परिवहन में भी विस्तार आया है, यानी कि जो सामान उत्पादित हुआ है उसको दूसरे स्थान पर पहुंचाना है ताकि वो मार्केट में बिक सके, लोग उसको उपभोग कर सकें।
तो परिवहन के नए नए साधन यहाँ पे विकसित किए गए हैं। बाद के समय में 20वीं सदी तक आते आते जो सूचना क्रांति है, यानी जो इंटरनेट की क्रांति बोल सकते हैं, या फिर हम जो टेलीफोन या फिर जो अन्य जो साधन हैं उनमें भी विस्तार हुआ है, सूचना की क्रांति आई है, तो पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया है। तो ऐसे करके मानवीय सभ्यता का विकास और ज्यादा हुआ है। तो मानव ने इस समय तक आते आते अपने पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। यहां पर कहने का मतलब ये समझाया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।